A very good morning to all students. In this particular lecture, today we will discuss about some important terminology that is utilized when an elastic body such as spring, beam and shaft are displaced from the equilibrium position. The equipment of external forces then released, they execute a vibratory motion due to elastic energy present in the body. When the body reaches the equilibrium position, the whole of the elastic energy is converted into kinetic energy, due to which the body continues to move in the opposite direction. तो जब भी हम किसी बॉडी को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, तो जो भी बॉडी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो उसकी स्ट्रेन एनर्जी में, इलास्टिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। जब बॉडी क्या करेगी, ड्यू टू दिस इलास्टिक एनर्जी वापस से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आएगी, तो जो इलास्टिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो वापस दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। द एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रेन एनर्जी, ड्यू टू विच द बॉडी अगेन रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हेंस द वाइब्रेटरी मोशन इज रिपीटेड इनडेफिनेटली। तो जो भी वाइब्रेटरी मोशन है अपने आप को इनडेफिनेटली रिपीट करती रहती है। नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन इज एनी पैटर्न ऑफ मोशन वेयर द सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन मूव बैक एंड फोर्थ across some equilibrium position but does not necessarily have any particular repeating pattern। यानी कि जो भी हमारी ऑसिलेटरी मोशन है इज एनी पैटर्न, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है मोशन का जहाँ पे सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन मूव बैक एंड फोर्थ, तो सिस्टम बैक एंड फोर्थ मोशन करता है अक्रॉस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट डज नॉट नेसेसरली हैव एनी पार्टिकुलर रिपीटिंग पैटर्न, बट कोई भी पर्टिकुलर रिपीटिंग पैटर्न नहीं रखता है। नेक्स्ट वन इज द पीरियोडिक मोशन इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है वेयर द मोशन पैटर्न रिपीट इटसेल्फ, जहाँ पे कि मोशन पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है विद यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल के साथ में। दिस यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल इज रेफर्ड टू एज पीरियड। इस यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल को हम पीरियड नाम देते हैं एंड हैज यूनिट ऑफ सेकेंड पर साइकिल, और यहाँ पर यूनिट रखती है। द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड इज रेफर्ड टू एज फ्रीक्वेंसी and has unit of cycle per second. This unit of combination has been given a special unit symbol and is referred to as hertz. Next one देखते हैं हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मोशन। हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक फॉर्म की एक स्पेसिफिक मोशन होती है जहाँ पर मोशन का जो पैटर्न है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं आइदर बाई ए साइन और बाई ए कोसाइन। दिस मोशन इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन को ही हम कभी कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं बिकॉज द साइन और कोसाइन टेक्निकली यूज्ड एंगल इन रेडियन, क्योंकि जो साइन और कोसाइन है टेक्निकली एंगल रेडियन में यूटिलाइज करते हैं। द फ्रीक्वेंसी टर्म एक्सप्रेस इन यूनिट रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं रेडियन पर सेकेंड के अंदर, एंड दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, और समटाइम्स इसको सर्कुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स यानी साइकिल पर सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड इज सिंपली द रिलेशन 2π रेडियन पर सेकेंड। यानी अगर हम बात करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2πf होता है यहाँ पर, और ये आपका ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो ये इनका बीच का रिलेशन होता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है f। नेक्स्ट वन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच एन अनडैम्प्ड सिस्टम विल टेंड टू ऑसिलेट ड्यू टू इनिशियल कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन। बिकॉज देयर इज नो डैम्पिंग द सिस्टम विल ऑसिलेट इमीडिएटली। यहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं है, सिस्टम आपको इमीडिएटली डैम्प करेगा। डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसी हैज ए डैम्प सिस्टम
will tend to oscillate due to initial conditions in the absence of any external excitation. जो हमारे डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, अगर सिस्टम के अंदर एक डैम्पर लगा हुआ है और अब आपका सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी वो क्या कहलाती है बच्चों? डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वन इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. इफ द एक्सटर्नल एक्साइटेशन सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, और अगर हम बोलें इफ एफ इज इक्वल टू एफ एन, दिस वन, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. नेक्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट ए बॉडी possess are those necessary to complete define its position and orientation in space. This is useful in several field of study such as robotics and vibration. Consider a spherical object that can only be positioned somewhere on the x-axis. तो जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? किसी भी मोशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की हमें आवश्यकता होती है वो उसकी के लिए क्या कहलाते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ये बॉल है, ये एक्स लेंथ की एक स्ट्रिंग से यहाँ पर अटैच्ड है, तो इसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक सिंगल वेरिएबल एक्स की ज़रूरत है, तो ये क्या आपकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. जैसे ये आपकी एक दूसरी पर्टिकुलर चीज़ है जो यहाँ पर आपके अटैच है, तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम चाहिए. दिस नीड्स ओनली 1 डायमेंशन एक्स टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो इट हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इफ़ द ऑब्जेक्ट वाज ए सिलेंडर, अगर सिलेंडर होता है, वी आल्सो नीड ए एंगल थीटा टू डिफाइन द ओरिएंटेशन, सो इट हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस केसेस में इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं. नाउ कंसिडर ए स्फीयर दैट कैन बी पोजिशनड in Cartesian coordinate anywhere in the z plane. This need to coordinate x and y to define the position of the center of gravity, so it has 2 degree of freedom. ठीक है, यानी अगर हम कोई स्फीयर प्लेस्ड करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में, तो यहाँ पर हमें 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हैं x एंड y, तो इसके लिए हमें तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या रहेगी? 2. A cylinder however needs to angle theta also to define its orientation in that plane, so its degree of freedom is more. 3 degree of freedom is 3, such is 2. Or next one is in order to completely specify the position and orientation of a cylinder in Cartesian space, we would need 3 coordinate x, y, z and 3 angle related to each other. This makes 6 angle of freedom a rigid body in space x, y, z, यानी theta x, theta y and theta z. Thank you very much.